नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कानून संबंधी इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। दिल्ली हाई कोर्ट में इन दोनों एक मुद्दा चल रहा है जिसके बाद ये बहस का चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि बहस बहुत पुराना है। हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप की। मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध मनाना, और कुछ लोगों की डिमांड है, कुछ एनजीओज की डिमांड है कि इसे अपराध की श्रेणी में लाया जाए। हालांकि फिलहाल जो प्रावधान है, कानून कहता है अगर मैरिटल रेप होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में उसे लिया जाता है, उसी के तहत उसमें सजा भी है या जो भी एक्शन है। तो इसी सब पे चर्चा हम करेंगे, जानेंगे इसकी जो वैधानिकता क्या है, फंडामेंटल राइट से ये कैसे कनेक्टेड है, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। तो इन सब के पे जो चर्चा हमारा है, अभी हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एडवोकेट लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी। अब वर्तमान में एडवोकेट तो हैं ही, साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के काउंसिल भी हैं। एडवोकेट त्यागी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो हाईकोर्ट ने बीते जनवरी को, मेरे ख्याल से 11 या 12 जनवरी यही कुछ डेट था, तो कुछ खासी टिप्पणी की थी मैरिटल रेप में। तो इस पे आप बताइए ही, साथ ही बताइए कॉन्सेंट एक विषय आता है कि जो सामान्य महिला हैं, मान लीजिए लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या शादी नहीं हुई है, उनमें शारीरिक संबंध बनता है। एक और विषय है कि नाबालिग बच्ची है और कॉन्सेंट देती है तब शारीरिक संबंध बनता है, और एक शादीशुदा महिला है जो इसका पति के साथ उसका कहना है कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। तो इनमें क्या अंतर है, इस सब पे और टिप्पणी पे खास करके रोशनी डालिए। सबसे पहले प्रियदर्शन जी धन्यवाद, आपने इस ज्वलंत समस्या के ऊपर मुझे ग्रेनो न्यूज के थ्रू लोगों से जोड़ने का एक मौका दिया। तो मैं आपको थोड़ा विस्तृत इसकी जानकारी दूंगा कि एग्जैक्टली मसला है क्या। 11 जनवरी 2022 दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस हरिशंकर जी और शक्धर, दो जाने माने जस्टिस की एक बेंच ने एक टिप्पणी की, और यह एक टिप्पणी है, इसको ध्यान रखें, यह कोई ऑर्डर, यह कोई जजमेंट नहीं हुआ जी। टिप्पणी थी कि क्या 50 देशों से भी ज्यादा देशों में यह मैरिटल रेप आज एक कानूनी प्रावधान के तहत लागू है, तो क्या इंडिया में मैरिटल रेप, जो कि क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाता है, जिसको कहते हैं कि वैवाहिक जीवन के बाद में पति का पत्नी के साथ संबंध बनाना उसकी मर्जी के बिना, तो यह क्यों नहीं है? क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इतना बड़ा कंट्री के अंदर हम आज के कॉन्टेम्परेरी लॉज के साथ नहीं चल रहे हैं? तो यह एक टिप्पणी एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी बन गई, और अब आज आप भी हैं और भी बहुत जगह पर इसको एक बहस के रूप में, प्रोज एंड कॉन्स के रूप में देखते हुए चर्चित एक ये टॉपिक है। तो अब बात आती है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि रेप क्या है। पहले रेप को जाने, फिर उसके बाद में विवाह क्या है, विवाह के मसले को जाने, और तब हम इन दोनों को मिलाकर अगर समझेंगे तो शायद हमारा जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है वो क्लियर होगा और दर्शकों को समझ में आएगा। देखिए, रेप क्या है कि सेक्शन 375 आईपीसी कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए लेडी विदाउट हर कॉन्सेंट, जो 18 साल से ऊपर की महिला हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो ये रेप कहलाएगा। और 18 साल से नीचे अगर कॉन्सेंट भी है तो ये माना जाएगा कि वो महिला की कॉन्सेंट का कोई मीनिंग नहीं है, रेप नहीं माना जाएगा। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ गया कि अगेंस्ट द विल ऑफ द लेडी, अगेंस्ट द कॉन्सेंट ऑफ द लेडी, और साथ ही अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ये तीन चीजें आ गई। विल, जहां पर कि उनकी इच्छा है या इच्छा नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका मेंटल मूड या स्विंग्स ऑफ मूड अगर हम कहें, वह बहुत पॉजिटिव नहीं है। तमाम तरह की जिंदगी की दिक्कतें होती हैं, रोजाना विषम स्थितियां होती हैं किसी भी मर्द या किसी भी औरत की जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि वह अपने एक प्लेजर के लिए उस समय किसी समतापूर्ण स्थिति में हो,
और वह नहीं चाहती कि वो सेक्स हो, तो यह अगेंस्ट विल माना जाएगा अगर उसके ऊपर हस्बैंड फोर्स करते हैं और अपनी मर्जी को लागू करते हैं। अब एक बात आती है कि उनका किसी लेडी का इस मामले में मूड नहीं है, विल नहीं है, मगर कॉन्सेंट दी। तो यहां पर जो कॉन्सेंट है, रजामंदी, वो एक बड़ा टर्म है, यानी कि ना होते हुए भी उन्होंने रजामंदी दे दी कि मेरा मूड ना हो भले ही, मगर रजामंदी है कि हस्बैंड को अगर अपने संबंध स्थापित करने हैं तो उन्हें इजाजत उन्होंने दे दी। तो यानी कि कॉन्सेंट इज अ बिगर टर्म देन द विल, लेकिन इनका होना बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि कहां होता है और कहां नहीं होता है। तो उससे पहले जानिए कि दो एक्सेप्शंस भी हैं। ये जो रेप है ये सिर्फ अविवाहित स्टैंडर्ड जो है, अविवाहित स्तर है, उसी के अंदर रेप को माना गया है। कोर्ट ने कुछ टिप्पणी भी की थी कि अगर ये अविवाहित महिला के साथ होता तो विवाहित महिला के साथ क्यों ना माना। बात यही आती है कि कोर्ट ने कहा कि क्या विवाहित महिला होने का स्तर खो देती है? क्या विवाहित महिला कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स को खो देती है? तो क्या अगर अविवाहित महिला के साथ में जबरदस्ती एक फिजिकल टर्म बनाना, फिजिकल कनेक्शन बनाना अगर अपराध है, तो विवाह के पश्चात यह शर्त खत्म क्यों हो जाती है? क्योंकि एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 375 में कि यह शर्त विल और कंसेंट की शादीशुदा विवाहित पति पत्नी के बीच में लागू नहीं होती है। तो इसी को मुद्दा बनाकर यह एक पिटीशन दायर हुई, और इस तरह की और भी बहुत सी पिटीशंस पहले थी जिनको सबको अब जोड़ लिया गया है। अब बात आती है कि आप आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप यह देखते हैं कि यह टिप्पणी एक रुख जाहिर कर गई है कोर्ट का? आज के जो वर्तमान स्थिति है, आज की जो एक मॉडर्न लुक है, या जो आज का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो एक तथ्य निकाला है कोर्ट ने, तो उस हिसाब से क्या कोर्ट इस दिशा में जा रही है कि एक्सेप्शंस को अबॉलिश कर दे? तो अब आप ये जानना चाहेंगे शायद कि क्या सही है और क्या गलत है, और किस तरीके से वैधानिकता इसकी, क्या इसकी लीगलिटी है, क्या इसकी लीगलिटी है, या क्या एग्जैक्टली सामाजिक स्तर पर ज्यूरिस्प्रूडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कुल मिलाकर इन टोटलिटी एग्जैक्टली क्या यह टिप्पणी अपनी जगह पर सही है या गलत? तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा एक दो बातों में पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि इंडिया में, हमारे भारत में, ये जो लॉज हैं, कानून है, ये कब बना? कानून बनता चला गया जब से ब्रिटिश ने आपके ऊपर रूल किया। तो आईपीसी 1860 में इवॉल्व हो गई थी। आईपीसी अगर 1860 में इवॉल्व हो चुकी थी, तो उस समय भी कुछ देशों में यह कानून था कि अगर हस्बैंड वाइफ के साथ में जबरदस्ती करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा, एक्सेप्शन नहीं होगा। मगर फिर भी आईपीसी में इस एक्सेप्शन को रखा गया। यह रखा गया था आपके इंडियन परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए। यहां पर कई वजह थी, आपको उसमें एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का कोट करूंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर। डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर यह बोलती थी कि महिला एक पुरुष से थोड़ा कमजोर है, और वह जब पुरुष के साथ आती है तो पुरुष पूरी तरीके से उसके सभी हकों को, उसके राइट्स को, उसकी सेफ्टी को संरक्षित रखेगा और उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो उसको बदले में ये एक तरह का एक इनाम था या रिवार्ड था कि वह महिला के शरीर को अपने मर्जी से इस्तेमाल भी कर सके। अब यह डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर इंग्लैंड में उस समय भी लागू थी, लेकिन इंडिया में इस बात को ध्यान में रखा गया कि बाकी पूरी सामाजिक एक जो यहां पर संगठन था या सामाजिक एक ताना बाना था, उसके तहत यह लॉ किस तरीके से जस्टिफाई होगा। तो यहां पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिंदू मैरिज एग्जैक्टली क्या है। हिंदू मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
जैसे कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, हिंदू मैरिज इज ए सैक्रामेंट। चाहे भले ही हिंदू मैरिज कोड 1955 में अमेंडमेंट हुआ और बहुत सारी जो संस्कृति से जुड़ी हुई बातें उस वैवाहिक संबंध में थी, उन्हें कहीं कहीं पर हर्ट किया गया, हटाया गया, मगर आज भी आप विवाह को तभी संपन्न मानते हैं जब कम से कम 4 फेरे हो जाते हैं। जी जी। तो फेरा होना अपने आप में एक वैवाहिक संबंध को जोड़ता है और उसके पीछे तमाम तरह के वेदों से चले हुए अभी तक के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वैवाहिक संबंध को उन्होंने एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का संबंध माना है, जिसमें पुरुष और स्त्री एक होते हुए माने गए हैं। यह माना गया कि 7 जन्मों का संबंध है। चलिए, आज के दृश्य में अगर 7 जन्मों का संबंध भी नहीं है तो ये एक आत्मिक संबंध है, एक सदा हुआ संबंध है, जिसमें कि 2 एडल्ट्स ने एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ में ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस के साथ में एक दूसरे के साथ रहना मंजूर किया है। एक दूसरे के साथ ना कि रहना बल्कि एक दूसरे के साथ सोना मंजूर किया है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान यहां लाना चाहूंगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ हो या इवन की पिता पुत्र हो या माता या पुत्री हो, क्या हम किसी भी चीज को करने से पहले, कोई भी दुनिया में कोई भी हम अपने जिंदगी में एक्शन करने से पहले क्या एक ही नतीजे पर, एक ही मूड में होते हैं? क्या हम एक ही व्यवस्था पर पहुंच जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। एक परिवार एक इकाई के रूप में जब होती है तो उसमें हम एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट भी करते हैं। यहां तक कि मैं यहां पर महिलाओं की को बराबर स्तर पर रखते हुए ही अभी आगे डिफाइन करूंगा। यहां पर कहीं ना कहीं पर हमसे एक गलती हो रही है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद हम महिला की इक्वलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। यहीं पे फंडामेंटल राइट और इक्वलिटी की भी आती है, आर्टिकल 14, उसके बारे में जी मैं इस बात को भी जरूर कवर करूंगा। बस मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि जब कोर्ट ने इस बात को कहा कि महिला की अगर मर्जी नहीं है तो यह एक बहुत ही संकुचित मेरे ख्याल से एक व्यवहार था। कभी भी हम किसी भी मामले पर एक तरीके से राजी नहीं होते हैं, लेकिन संबंध और परिवार तभी बनता है जब हम एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं और कुछ चीजें करते हैं। मुझे मार्केट जाना है, प्रियदर्शन जी, तो क्या मेरी वाइफ हमेशा मार्केट जाने के लिए तैयार है? नहीं, लेकिन वो कई बार जाती हैं इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि मार्केट जाना है, और इसी तरीके से रेसिप्रोकल वे में भी होता है, यानी कि अगर वो कुछ कहती हैं तो मुझे भी तैयार होना पड़ता है। इस वैवाहिक संबंध में यह मार्केट जाना एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, मगर यह भी तो जानिए कि शारीरिक संबंध कोई प्लेजर के लिए हमारे वेद और उपनिषद और रिलीजियस बुक्स में शारीरिक सुख के लिए एक योजना नहीं थी। जो सेक्स या शारीरिक संबंध वंश को चलाने के लिए एक उपाय माना गया, और शारीरिक संबंध और विवाह का बहुत ही अमूल्य संबंध है। हम शारीरिक संबंध कहीं और नहीं बना सकते हैं। विवाह के उपरांत ही शारीरिक संबंध को मान्यता मिली है, अदरवाइज उसको एक अनैतिक कार्य माना गया है। यह तो आपको जग जाहिर है। अब बात आती है कि कुछ लोग यह जताने की कोशिश करते हैं कि महिला और पुरुष इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन इक्वलिटी का मतलब यह नहीं है कि वो शारीरिक रूप से भी इक्वल हैं। कहीं ना कहीं पर महिला के अंदर जिस प्रकार की पेशेंस है, मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि जो चाइल्ड बर्थ का जो पेन है वह शायद कोई पुरुष सहन नहीं कर सकता, लेकिन महिला सहन करती है। उसके अंदर जो शक्ति है वो अपरंपार है। लेकिन अगर आप शारीरिक संरचना देखें तो बहुत से मसलों में पुरुष महिला से थोड़ा आगे आ जाते हैं। तो यह बराबरी का या कमजोरी का मसला नहीं है। दलील क्या दे रहे हैं वो लोग जो हैं, जो वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको अपराध की श्रेणी में लाया जाए, मैरिटल रेप को? वो ये देते हैं दलील कि साहब ये फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी कहता है। तो अगर राइट टू इक्वलिटी है तो महिला अगर नहीं चाहती है तो पुरुष को संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि साहब ये तो राइट टू लाइफ है विथ डिग्निटी। अगर आप महिला के साथ जबरदस्ती करते हैं या अपने को थोपते हैं
तो यह डिग्निटी उनकी वायलेट होती है। या फिर वो इस बात एक हवाला देते हैं कि राइट टू प्राइवेसी हो गया, या उनकी लिबर्टी में बाधा पड़ गई। मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, ये सभी राइट्स सबको बराबर मिले हुए हैं। जरा सोचिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष के साथ में यही चीज महिला कर दें? क्या पुरुष के पास में कोई वैधानिक ऐसा प्रावधान है कि जिसमें वो ये कह सकें कि उसकी इच्छा के बगैर महिला ने संबंध स्थापित किए? यह एक बड़ा विषय है। आज हम कई कानून ऐसे देखते हैं जहां पर कि जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, जैसे कि डाउरी है, वो एक परिप्रेक्ष्य में बने, इसलिए बने कि कहीं ना कहीं पर यह पाया जा रहा था कि डाउरी के कारण बहुत से ब्राइड बर्निंग केसेस हो रहे थे। ऐसा भी पाया गया पिछले 20, 25, 30 साल में, तो खास तौर से ऐसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी बढ़े। मगर अब प्रियदर्शन जी, सिचुएशन ये आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन कानूनों का बुरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। यह भी तो आप रोजाना आप शायद पेपर में पढ़ते हो। तो अब बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर आप ऐसे मामले में जाना चाह रहे हैं जहां पर कि महिला और पुरुष दोनों पति पत्नी हैं। वो एक ऐसे संबंध में है जिस संबंध का किसी भी संबंध के साथ में कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये वो पति पत्नी है जो कि एक बिस्तर, एक विचार, एक विधान, एक परिवार और हर एक मुसीबत को अपने साथ लेकर और हर खुशी को बांटते हुए चलते हैं और आगे अपना वंश चलाते हैं। इसमें अगर पति अपनी पत्नी के साथ कोई लिबर्टी लेते हैं या पत्नी सपोज पति की मर्जी के बगैर खर्चा कर बैठती हैं, तो क्या पति उसके ऊपर मुकदमा डाल देंगे? यह पति पत्नी के इस संबंध में मुकदमों को लाना, अपराध को लाना, क्रिमिनलाइजेशन करना, यह एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के लिए बड़ा भारी खतरा पैदा होने जा रहा है। हालांकि त्यागी जी, कुछ प्रावधान कोर्ट ने किए हैं मैरिटल रेप पे, कुछ प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, तो उसके बारे में बताएं। अगर एक विवाहित महिला यह समझती है कि पुरुष उनकी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है और वह बार बार कुछ ऐसी कई मसले आते हैं, कई फिजिकल एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज होती हैं जब महिला को शारीरिक संबंध से दूर रहना चाहिए, तो और उस टाइम पर उन्हें लगता है कि पुरुष उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं कर रहा है, तो वह उसको क्रूरटी मिला सकती हैं, वह वायलेंस कंसिडर कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस क्या करता है कोर्ट इसके लिए कोर्ट ने तो यह सजेस्ट किया हुआ है कि आप इसको फिजिकल वायलेंस मानिए, इसको आप डिवोर्स का केस मानिए। आप कहिए कि मेरे साथ क्रूरटी है, यानी कि मेरा पति मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं करता है और जबरदस्ती करना चाहता है। लेकिन यह रास्ता देते हुए अगर आप कहते हैं कि एक पर्टिकुलर नाइट को आप पति को क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दीजिए क्योंकि आपका स्विंग ऑफ मूड उसके स्विंग ऑफ मूड के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अतिशयोक्ति होगी और मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन है और संस्था है उसका अपमान होगा। महिला के पास पूरे राइट्स हैं, वह कभी भी डिवोर्स ले सकती है और वो कभी भी क्रूरटी का इल्जाम अपने पति पर लगा सकती है और लगाना चाहिए। ऐसे पति को पति होने का कोई अधिकार नहीं है कि जो अपनी वाइफ का भावनाओं का सम्मान ना करे। लेकिन शायद यह जरूरी है कोर्ट में ले जाना, मतलब कि विवाहित जी मैं ये कहूंगा कि विवाहित महिला में और एक नॉर्मल महिला में, अविवाहित महिला में फर्क है। विवाहित महिला एक बहुत ही पायस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, उस पायस प्लेटफॉर्म के अंदर क्रिमिनलाइजेशन को लाना यह उस पायसनेस के साथ में अत्याचार होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 50 देश इसे आपराधिक श्रेणी में मानते हैं, तो क्या वो गलत हैं? 50 देश तो गलत हो सकता जी है। मैं ये कहना चाहूंगा प्रियदर्शन जी, इसके बारे में शायद लोगों को विचार नहीं आता है कि हमारा जो कानून है ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है, ब्रिटिश जूरिस्प्रूडेंस से अफेक्टेड है, जहां पर कि मैरिज के जो पारंपरिक जो मैरिजेस हैं, जो विवाह हैं, उनके अंदर जो गहन संबंध है पति पत्नी का, उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया गया है। क्या ब्रिटिशर्स या मुगल्स के आने से पहले जो स्वर्णिम युग था, अशोका द ग्रेट, चाणक्य के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, क्या हिंदुस्तानी या इंडियन जूरिस्प्रूडेंस मौजूद नहीं था?
क्या उस समय कानून नहीं था? तो वह कानून किस ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर चलता था? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमारा जो इंडियनाइजेशन करने की जरूरत है, हमें यह जानना होगा कि हमारा आज जो इंडिया है, भारत है, जो 70% गांव में रहता है, रूरल एरियाज में, हिंटरलैंड में, वहां पर किस तरह की भावनाएं हैं। अगर इस तरह की बातों को वहां पर पहुंचाया जाए जो लुटियंस दिल्ली से निकलती हैं, तो मुझे ये यकीन है, मैं कनेक्टेड हूं अर्बन से भी और रूरल से भी, मुझे ये यकीन है कि एक मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इस तरह के सजेशन को, लीगल सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आज ये हो रहा है। बहुत से कानून ऐसे हैं जो कानून तो बन गए हैं मगर परंपरा में अभी तक नहीं आए हैं। पारंपरिक रूप से हमारे विवाह, हिंदुस्तानी विवाह एक बहुत ही पवित्र संबंध है और इस पवित्रता में क्रिमिनलाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है। एडवोकेट त्यागी, आपके साथ अच्छी चर्चा हुई, आपने हमें अहम जानकारी दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप थे एडवोकेट अतुल त्यागी और हम चर्चा कर रहे थे मैरिटल रेप की। इससे संबंधित और भी कुछ अपडेट होगा, समय समय पर दिल्ली हाई कोर्ट की कोई टिप्पणी आएगी, डिसीजन होगा, उसे भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको किसी खास विषय पे कानून संबंधी कुछ परामर्श चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, या आप चाहते हैं उस पर हम चर्चा करें, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे उसे आप पोस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।